बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूँ हमजा तारिक और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हमारे कुछ रवैये जो हैं वो हमने चेंज कर लिए, जिसकी वजह से हम लोग फिर मोटापे का शिकार हो जाते हैं हमजा। और हम कहते हैं कि हम पता नहीं मोटे क्यों हो रहे हैं, शायद खाते पीते हैं ज़्यादा, हालांकि कुछ लोग होते हैं खाते पीते भी नहीं। हाँ, मुझे तो ये भी मतलब कि मैं तो बहुत मामूली सा एक रोटी से ज़्यादा तो मैं दिन में नहीं खाता, फिर भी मोटा हो रहा। हाँ, सलाद वगैरह भी मैं खाता हूँ, हर चीज़ मतलब जो टाइम टेबल बताया हुआ डॉक्टर ने वो, या हमने कोई मायरे ग़िज़ाइयत से भी हमने पूछते तो उस तरह के मुताबिक हम लोग चल रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं वेट क्यों कम हो रहा है, वो ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह ये, एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी में 20,000 के करीब अफराद के ऊपर उन्होंने एक रिसर्च की है ओहायो यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने उस रिसर्च में जो रिज़ल्ट निकला है वो ये है कि नींद की कमी जो है वो आपको मोटापे का शिकार करती है। जब आप सोते नहीं हैं, वैसे क्योंकि रिकमेंडेड है 7 घंटे या इससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो आप सोएं तो आपके लिए जो है ना वो बेहतर है, और आपकी सेहत के लिए और दिमागी सेहत, जिस्मानी दोनों सेहतों के लिए वो अच्छा और मुनासिब भी है। लेकिन जब आप कम करते हैं, सोते हैं, यानी कि कम नींद लेते हैं, तो उससे फिर जो है मोटापा और तो उसके अलावा हमजा मोटापे के साथ साथ आपको दीगर बीमारियां जो हैं, डायबिटीज़ हो गई हैं और ब्लड प्रेशर हो गया, कार्डिक की शुगर, जितनी ये तमाम बीमारियां जो हैं ये भी इसी चीज़ की जड़ है। तो अपनी नींद जो है ख़ास तौर पर, क्योंकि हमारे जो तरक्की है ना, रवैये हमने बदल ली हैं। रात को हम देर तक जागते हैं, अगर सुबह किसी ने दफ्तर जाना है तो फिर वो नींद जो है वो काफ़ी कम हो जाती है कि टाइम से ऑफिस भी जाना है, लेकिन हम लोग रात को फिर भी नहीं जल्दी सोते। अच्छा, एक बड़ी वजह जो है ना ये मोबाइल फ़ोन है कि हम सोते वक्त अगर हम बात करें, साइकेट्रिस्ट से बात करें तो वो कहते हैं कि तकरीबन आधा एक घंटा पहले आप मोबाइल लाजमी तौर पर छोड़ दिया करें, और ताकि आपको नींद जो है बेहतर आ सके। लेकिन हम आखिरी सेकंड तक भी देखते रहते हैं कि जी कि व्हाट्सएप पर कोई मैसेज तो नहीं आ गया है, या फिर हमारे नोटिफिकेशंस तो नहीं आ रही हैं, इस तरह की चीज़ें हम देखते रहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें बदलना होगा। और फिर क्या होता है, जब हमारी नींद कम हो जाती है तो यानी हमारे जागने का दौरानिया बढ़ जाता है। जागने का दौरानिया बढ़ जाता है तो उसके अंदर हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाती हैं, और लेट नाइट लोग जो हैं, जो जाग रहे होते हैं, वो फिर उस वक्त स्नैक्स वगैरह इस्तेमाल कर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, हाँ, इस तरह की इस्तेमाल कर रहे हो तो चीज़ें जो कि रात को हालांकि रिकमेंडेड ही नहीं है ये चीज़ें। 7-8 बजे के बाद तो है कि आपने खाना ही नहीं है। बिल्कुल, अगर आप कुछ खा भी रहे हैं तो उसमें आप कोई फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों को से अवॉइड करने का कहा गया। लेकिन हमारे जो रवैये हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। हम लोग स्नैक्स और ये जो हम लोग होती है ना चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह हो गई, कुकीज़ हो गई, हम रात में लेटे हुए बैठे हुए मूवी देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, फ़ोन यूज़ करें, साथ साथ एक चीज़ें खा रहे हैं। बस जी, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप कम खाना खा रहे हैं, फिर भी आप मोटे होते चले जा रहे हैं, तो अपनी नींद को बेहतर करके देखें, यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एब्सोल्युटली नॉट के जो हैं असरात हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी इसका जो है इजहार किया है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात के बावजूद क्रिकेट की 2 बड़ी टीमों ने अचानक पाकिस्तान आने से इनकार क्यों किया है? क्या पाकिस्तान को तनहा करने की आलमी साजिश रचाई जा रही है? इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस अहम मामले पर बैरूनी साजिशों का पर्दाचाक करने का फैसला किया। बिल्कुल हमजा, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को हक़ाइक़ से आगाह करने की हिदायत भी की, और ये भी कहा है कि फेक अकाउंट से ईमेल्स, फेक न्यूज़ समेत तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। इसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ मुलतवी होने पर पाकिस्तान टेलीविज़न को 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हाँ जी, अगर दुनिया को एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर कीमत तो अदा करना पड़ेगी। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने सर ऊँचा रखना है और एब्सोल्युटली नॉट कहना है तो फिर कीमत अदा करने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, आपको वो सुना देते हैं। आपको अगर अपना सर ऊंचा रखना है तो उसके लिए फिर उसकी कीमत होती है। अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ती है। ये आपने सुना जो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से क्रिकेट टीम की वापसी का मामला जो है अब सिफारती सतह पर उठा दिया है, और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी न्यूजीलैंड वजारत ख़ारजा से रब्ता किया, जिसमें दौरा मनसूख करने की वजाहत भी मांगी। बिल्कुल, और न्यूजीलैंड से थ्रेट अलर्ट की नौइयत क्या थी, किसने जारी की, तमाम तफसीलात भी मांगी गई हैं। इस सारे सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफारतकार आसिफ दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ दुरानी साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान को एब्सोल्यूट
एब्सोल्युटली नॉट का मौक़िफ़ अपनाने की कीमत चुकानी पड़ रही है। आप इस बात को समझते हैं कि काफ़ी हद तक ये दुरुस्त बात की है उन्होंने? एक बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान को किसी किस्म के बेसिस देने की ज़रूरत नहीं है, और पाकिस्तान ने इससे पहले भी जब फैसिलिटेट किया था अमेरिका और नेटो फोर्सेस को, जो आईसैफ कहलाती थी, वो अंडर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस थी जो अंडर चैप्टर 7 थी, जिसका मतलब ये है कि आपको हर सूरत में फैसिलिटेट करना होगा। तो ये था, उसके लिए तो हम तो फिर भी जोग्राफिकली अफगानिस्तान के नेक्स्ट डोर नेबर थे। इंडिया बड़ा बेताब था उस वक्त बेसिस देने के लिए। उनके कैलकुलेशन में ये था कि अगर इंडिया को वो अमेरिका इंडिया के बेसिस यूज करता है तो फिर उससे वो और पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई करके जाएंगे। तो बहरहाल ये अमेरिकियों ने भी एहसास किया ये मुमकिन नहीं था। तो इसलिए हम जो इस बहस में पड़े हुए हैं ना, ये इसका सही कॉन्टेक्स्ट जो है वो लोगों को वाज़ेह होना चाहिए कि ये जो सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर थी, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो क्या वजूहात थी जिसकी बुनियाद पे पूरी दुनिया ने जो है यूनानिमसली ये रेजोल्यूशन 1373 जो कि अंडर चैप्टर 7 थी, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया और उस पर अमल दरामद किया। ठीक है। तो पाकिस्तान में लोग अगर यानी पसंद करें या ना करें, लीडरशिप पसंद करें या ना करें, आपके पास कोई रास्ता नहीं था। आसिफ दुरानी साहब, लेकिन जब पाकिस्तान से मदद लेने की बात हो, अपनी फ़ौजों को यहाँ से निकालना हो, पाकिस्तान ने मगरबी ममालिक के अफगानिस्तान से इनखला में तारीखी मदद की है, इसके बावजूद चाहे हम क्रिकेट को देख लें या फिर अब अमेरिका का बदला हुआ जो रवैया हम देख रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि ये अचानक से महाज शुरू कर दिया गया या फिर ये भी सोची समझी एक साजिश है? पाकिस्तान को एक तरह से आप समझें, आप प्री सैंक्शन ईरा से गुजर रहे हैं। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि अमेरिकियों ने वो 9/11 के बाद से हम नॉन नेटो एलाय तो बन गए, लेकिन उन्होंने हमें नॉन नेटो एलाय बनाने के साथ ही ट्रैवल एडवाइजरी भी इशू कर दी। उनकी देखा देखी बाकी यूरोपियन मुल्कों ने भी कर दी। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि जो इन ममालिक के लोग हैं वो पाकिस्तान ट्रैवल करने से इज्तनाब करें। ठीक है। और इज्तनाब का मतलब क्या है? एक आपका टूरिज्म की इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा, दूसरा आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है उसको नुकसान पहुंचा, तीसरा आपका जो बिजनेस है बाकी दुनिया के साथ उसको नुकसान पहुंचा, क्योंकि पाकिस्तान की मसनूआत जो हैं वो बाहर महंगी हैं। वजह ये है कि इंश्योरेंस कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट है वो बढ़ गई। सही। तो ये हमारे साथ एक तरह से नुकसान हुआ, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को तकरीबन $150 बिलियन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस हुआ है, वो इसी जुमरे में आते हैं। तो अमेरिकियों ने हमें जो है एक तरह तो अलाय कहते थे, लेकिन साथ में उन्होंने ये जो ट्रैवल एडवाइजरी ये एक फॉर्म ऑफ सैंक्शन है हमारे लिए साबित हुई है। तो अब ये जिस तरह से अब इन्होंने ये सिक्योरिटी का बहाना बनाया है और उसके हमें कुछ शवाहिद अभी तक हमें सामने नहीं आए, पब्लिक में नहीं आए, हो सकता है हमारे जो है हुकूमत को या सिक्योरिटी एजेंसीज को बताया हो, लेकिन हमें इसका जो है बरमला ये इजहार करना चाहिए कि आप हमें वो रीज़न बताइए जिसकी वजह से आप कहते हैं कि नहीं आएंगे, और सिक्योरिटी रीजन आप कह रहे हैं, लेकिन हमें वो बताइए ताकि वो थ्रेट अगर आपकी टीम के लिए तो हमारे लिए भी उतना ही अहम है ताकि हम उसको टैकल कर सकें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर यकीनन इसमें वो बुग़्ज़ शामिल है, जिसमें जो अमेरिका की अगर नाराज़गी है उसके साथ ही ये जो 5 आईज इंटेलिजेंस कहलाती है, इसमें अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है और न्यूजीलैंड है, ये वो हैं जो एक्स ब्रिटिश कॉलोनीज होते थे। तो अब उनका एक तरह से ये वो कॉलोनियल पावर्स थी जो अपना एक एजेंडा चलाती थी, जो उनका हुक्म चलता था। उनके ख्याल में शायद अब भी ये चलेगा, तो लेकिन मेरे ख्याल में टाइम्स हैव चेंज। बिल्कुल। दुरानी सर्वाइव की बात करें, उसके अलावा हम जिस तरह की सिचुएशन अब बन गई, अगर हम पाकिस्तान की मौशी और सिफारती पोजीशन देखें तो वो भी आपके सामने है। हमें जहनी तौर पर आने वाले वक्त में सिफारती और मौशी महाज पर कैसे मसाइल के लिए तैयार रहना चाहिए? देखिए, ये माशी मामला जो है वो तो बहरहाल
एक मसला है, बाकी दुनिया को भी दरपेश है, तारीख में ये होता रहा है। ब्राज़ील में तो इन्फ्लेशन रेट एक ज़माने में कोई 1500% होता था और अर्जेंटीना का भी यही हाल था। इकनॉमिकली वो एक ज़माने बहुत अच्छे थे, फिर उन्होंने दोबारा मेहनत की तो दोबारा वो मैप पे आ गए। तो ये मईशत का मामला ऊपर नीचे होता है, लेकिन असल चीज़ है गुड गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ। सही। जब आप ये मुल्क में इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो बाकी चीज़ें खुद ही फ्लो करती हैं। तो ये अब आप देखते हैं कि हमारे मुल्क में जो है रूल ऑफ लॉ और गुड गवर्नेंस कहाँ तक है, तो फिर हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। इमरान साहब, अगर आपकी गुफ्तगू को देखा जाए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि प्री सैंक्शंस एरा है पाकिस्तान के लिए ये, तो फिर तो पाकिस्तान के हवाले से और अफ़गानिस्तान के हवाले से तालिबान हुकूमत की हम बात कर रहे हो, तो क्या पाकिस्तान को अब उसे जल्द तस्लीम कर लेना चाहिए? क्योंकि आपकी गुफ्तगू सुनते हुए लग रहा है कि अगर पाकिस्तान बाद में भी कभी ऐसा कर रहा होगा तो अमरीका और जो मगरबी ममालिक हैं उनका रद्द-ए-अमल ऐसा ही होगा। देखिए, हमें तालिबान को उस वक्त तस्लीम करना चाहिए जब अफगानिस्तान के बाकी नेबर्स भी उसको तस्लीम कर दें। सही। अकेले आप करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका पहले भी जब तालिबान 9/11 से पहले हुकूमत कर रहे थे तो उस वक्त सिर्फ 3 मुल्कों ने तस्लीम किया था, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात। उसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब भी यही है, इसलिए। लेकिन अगर अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स कर लेते हैं, जिसमें अगर रशिया और चाइना भी शामिल हो जाएं, तो वो 2 वीटो बिल्डिंग पावर हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा और इंटरनेशनली भी उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा। लेकिन अगर हम तने तना हम खुद कर लेंगे, मेरे ख्याल में वो हमारा उसका फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें उल्टा नुकसान हो सकता है। ठीक है दुरानी साहब, लेकिन अब पाकिस्तान को मुस्तकबिल में अब अपने कार्ड्स कैसे खेलना होंगे? क्योंकि बज़ाहिर अगर देखें अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद मगरब पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना चाह रहा है। मेरे ख्याल में हम अब इतना भी जो है ना केक वॉक नहीं है इन लोगों के लिए। तो पाकिस्तान की अपनी अहमियत है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और हम जो है अगर मेरे ख्याल में नरम रवैये का ये मतलब नहीं है कि हमने जो है वो बिल्कुल गिव इन कर दिया है या सरेंडर, ऐसा नहीं है, ऐसी सूरत हाल नहीं है। और सबको पता है फिर जो है यहाँ जो खिते की जोग्राफी है उसमें जो पाकिस्तान की अहमियत है उसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो बहरहाल फिलहाल ये जो है उबाल है सामने नज़र आ रहा है। और उसके अलावा जो अमेरिका की अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स उनके दरमियान जो कंपटीशन चला हुआ है उसका भी बड़ा दखल है। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो रिपब्लिकन थे और प्रेसिडेंट बाइडेन जो डेमोक्रेट हैं, वो तो बायपार्टिजन सपोर्ट हासिल थी अमेरिकन ट्रूप्स के विड्रॉल के सिलसिले में। तो और उसमें अमेरिका के अंदर भी जो है ओवरवेलमिंगली ये कंसेंसस पाया जाता है कि अमेरिकी ट्रूप्स को आप वापस निकाल लें। सही। तो ये है, अब उसको हमारे लोग उसको शिकस्त कहते हैं अमेरिका की, लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका ने खुद डिसाइड किया निकलने का, तो उसको तो आप शिकस्त शायद कहना मेरे हिसाब से तो सही है, ज़्यादा मुनासिब नहीं है। ठीक है, अमेरिका ने डिसाइड किया वो निकल जाएंगे। तालिबान जो है, अब तालिबान के लिए भी तो बहुत बड़ा टेस्ट शुरू हो गया है कि वो जब तक अपोजिशन में थे, हमले कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, तो उस वक्त तक उनके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अब हुकूमत उनके पास है, पूरा मुल्क उनके ज़ेर कंट्रोल है, तो अब उनका असल तो उनका इम्तिहान। बिल्कुल ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बड़ा ये अहम मामला है। लेकिन अच्छा, हम जिस तरह से वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि भारत के हवाले से उन्होंने बात की है कि जी कि वो इसमें जो है उसका किरदार हो सकता है। और फिर जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम को ये भी कहा गया था कि अगर आपको कोई थ्रेट्स मिले हैं, आप तो शेयर नहीं कर रहे, हम आपको हेलीकॉप्टर के ज़रिए ले जाते हैं ग्राउंड तक, तो उस पर भी वो राज़ी नहीं हो रहे थे। तो ये मिली भगत जो है ना हमें नज़र आ रही है। इंडियन मूवीज़ में ना अक्सर जिक्र होता रहता है कि जब भारत से कुछ नहीं हो पाता वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बंद कर देता है। अक्सर तनकीद होती है भारतीय हुकूमत के ऊपर और ये इंडियन मूवीज़ के अंदर डायलॉग्स भी होते हैं। लेकिन अब भारतीय हुकूमत क्या कर रही है कि वो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट भी बंद करने की तरफ जा रही है कि
अब ये कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से हम तो नहीं खेल रहे हैं, बाकी टीम्स के साथ भी इनको जो है ना, बाकी बोर्ड्स के साथ भी इनके ताल्लुकात को खराब किया अगर हमारे साथ तो ताल्लुकात अगर इनके नहीं भी हैं, इस तरह से हमारी मतलब क्रिकेट के नहीं खेल रहे, तब भी ये आगे ही जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि दूसरे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके साथ इनके जो है ना रवैये और जो इनके मतलब ताल्लुकात हैं वो ख़राब किए। और बाकी एब्सोल्युटली नॉट वाला मामला तो हमें अब बिल्कुल नज़र भी आ रहा है, साइड पर नहीं रखना चाहिए, वो अब हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। और यकीनन जब आप सख्त फैसले करते हैं तो आपको सख्त रद्द-ए-अमल जो है उसका सामना करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान इन तमाम मुश्किलात से निकल जाएगा इंशाअल्लाह। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना के हवाले से, उसके फैलाव में कमी के अब कुछ असरात सामने आ रहे हैं और लाहौर समेत 6 शहरों में इजाफी पाबंदियाँ हटाने का फैसला भी कर लिया गया। जैसे आप खुश हैं ना कि अब पाबंदियां हटाई जा रही हैं, तो जिस वक्त हुकूमत पाबंदियां लगा रही होती है वो भी डेटा को देखकर लगा रही होती है, वो स्टैट्स को देखकर लगा रही होती है, तब आप कहते हैं कि जी पता नहीं हुकूमत को क्या हो गया कि हुकूमत ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। अब जब नरमी की जा रही है तब आप खुश हो रहे हैं, लेकिन आपने एहतियात करनी है, क्योंकि अगर आप एहतियात इसी खुशी में आप एहतियात करना भूल जाते हैं तो फिर से पाबंदियां लगानी पड़ती हैं, क्योंकि केसेस जो है वो ऊपर हो जाते हैं। खैर, NCOC के सरवर असद उमर की सदारत में इजलास हुआ, उन्होंने कोरोना वायरस की सूरत हाल और इससे निपटने के लिए हिकमत अमली पर गौर भी किया और NCOC ने कहा कि मुल्क भर के लिए अमूमी कोरोना पाबंदियां जो हैं वो 30 सितंबर तक नाफिज रहेंगी। अच्छा, पाबंदियों का जायज़ा लेने के लिए इजलास 28 सितंबर को होगा और कोरोना से बचाव की वैक्सीन अब लगवा लें, वरना पाबंदियों के लिए सबको तैयार रहना है। मुकम्मल वैक्सीनेशन ना कराने वाले अगले माह कई सहूलतों से महरूम हो जाएंगे। बिल्कुल, और NCOC के मुताबिक वैक्सीन ना लगवाने वालों पर 1 अक्टूबर से फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी होगी। इसके अलावा जो लोग कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे वो फिर शादी की जो तकरीबात हैं उन पर भी नहीं जा सकेंगे, शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग के लिए भी नहीं जा सकेंगे। तो फिर ये आप लोगों के लिए अलर्ट है, रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, अपने आप को जल्द अज जल्द वैक्सीन इसके अलावा डाइन इन डाइन आउट की इजाज़त भी इन लोगों को नहीं होगी, होटल या गेस्ट हाउस में रहने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक सिंध में 5 लाख फाइज़र वैक्सीन की जो डोजेज़ हैं वो अगले 2 हफ्तों में ज़ाया हो जाएंगी। और ज़राए ने यह भी इंकशाफ किया कि बेशतर अजला ने फाइज़र का इस्तेमाल किया ही नहीं है। और हम ये देख रहे थे कि एक्सपो सेंटर कराची में जो है वहाँ पर फाइज़र वैक्सीन दस्तयाब नहीं थी और बाकी अजला जो है उसको इस्तेमाल में नहीं ला रहे थे। तो फिर ये मैनेजमेंट क्यों नहीं हुई, ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है। बिल्कुल, वो मैनेज ही नहीं कर सके ये सारी सूरत हाल को। तो अब देखें कि वो ज़ाया होने का भी है 2 हफ्तों के अंदर अंदर वो कह रहे हैं। अब हम इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। पार्लियामानी सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। 1 अक्टूबर से वैक्सीनेशन ना कराने वालों पर कौन कौन सी पाबंदियाँ आयद हो रही हैं, हमें सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा। देखिए जी, NCOC के इजलास में यही देखा जाता है कि कौन से शहर हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेशियो या केसेस की तादाद ज़्यादा है। तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 6 शहर ऐसे रह गए थे जहां पर अभी सख्त पाबंदियां थी, बाकी तमाम जगहों पे नरमी कर दी गई थी। तो उनमें से भी अब बहुत सारे शहरों में जो है वो केसेस की तादाद जो है वो नीचे आ रही है, बल्कि तमाम जो 5 पंजाब के और 1 KPK का बन्नू का शहर था, ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स में पाबंदियाँ ज़्यादा सख्त थी, मगर अब इनमें भी नरमी की जा रही क्योंकि तमाम जगहों पे पॉजिटिविटी रेशियो नीचे आ गया है, 5 से नीचे आ गया है, कई जगहों पे 3 पे आ गया है। तो अब वही पाबंदियाँ जो पहले दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में थी, जो नरम वाली पाबंदियाँ थी, अब इन शहरों में भी वही होगी। ट्रांसपोर्ट वगैरह भी जो है वो भी अब खुल जाएगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपके सामने खुल गए हैं। इसी तरह मार्केट प्लेसेस पे भी जो है वो टाइमिंग्स जो हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। इंडोर डाइनिंग भी खुल जाएगी। तो ये चूँकि अब केसेस में वाज़े कमी आ गई है तो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ये सारी पाबंदियाँ लिफ्ट हो रही हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उस हवाले से भी बता दीजिएगा, उनकी पाबंदियों के हवाले से उन पर क्या पाबंदियाँ होंगी, क्या सख्तियाँ होंगी? जी देखिए, अब जितनी भी सहूलियात हैं, चाहे वो पेट्रोल डलवाना है, मार्केट प्लेसेस में जाना है, किसी किस्म के भी शादी हॉल्स में जाना होगा, रेस्टोरेंट्स में जाना होगा, जो कि जिस किस्म की भी कोई पब्लिक प्लेस वाली जगह होगी वहाँ पर आपको अपना वैक्सीनेशन कार्ड जो है वो दिखाना लाजमी होगा। और फंक्शंस में जो इंडोर के फंक्शंस हैं और जो बाकी जितने भी पब्लिक मुकामात हैं, सफ़र के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि जितनी पब्लिक उसकी यूटिलाइजेशन की चीज़ें हैं, उन तमाम जगहों के ऊपर जो है वो ये सर्टिफिकेट लाजमी होगा। स्कूल्स में जाने के लिए असातिज़ा को उनको ये दिखाना ज़रूरी होगा। जितने ऑफिसेज के लोग हैं उनको अपनी ऑफिसेज में हाजिरी जो है वो सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे मिलेगी। तो इसलिए जितने भी रोज़मर्रा के मामूलात हैं अब हर जगह पे जो है ये सर्टिफिकेट कंपल्सरी होगा। डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में जाली कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का हुसूल भी जारी है। इसके तदारुक के लिए हुकूमत की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है?
देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जुह से उन लोगों को बता दूं जो कि जाली सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश करते हैं। होता ये है कि ये लोग जो हैं वो अपने आप की रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं काउंटर पे जाके, मगर जब वैक्सीनेशन वाले कमरे में जाने का वक्त आता है तो वो बाहर से निकल जाते हैं और वैक्सीनेशन नहीं करवाते। या बाज़ इस वक्त ऐसे माफियाज बैठे हुए हैं कि वो स्कैन करके नादरा के सर्टिफिकेट्स को उस पर तस्वीर या उस पर नंबर चेंज करके वो जाली सर्टिफिकेट बना देते हैं। मगर मैं ये वार्न करना चाहती हूँ इन सारों को कि ये बिल्कुल इलीगल काम है और ये जब पकड़ा जाता है तो इसके ऊपर जुर्माना होता है। इस वक्त गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च कर दी है और उस ऐप के ऊपर जो है वो फौरी तौर पे ये जाली सर्टिफिकेट्स जो हैं वो पकड़े जाते हैं। उसके अलावा जो इन सर्टिफिकेट्स के ऊपर बार कोड होता है वो जब स्कैन किया जाता है तो उससे भी फौरी तौर पे पता चल जाता है कि ये सर्टिफिकेट जाली है। इसलिए हुकूमत ने वो तमाम मैकेनिज्म्स जो हैं चेक एंड बैलेंस के जो हैं वो बना दिए हैं और जो भी जाली सर्टिफिकेट होगा पकड़ा जाएगा उसको जुर्माना होगा और गवर्नमेंट के पास तरीके हैं इन सर्टिफिकेट्स को पकड़ने के लिए। इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो इस किस्म का काम कर रहे हैं वो ये ना करें, क्योंकि अगर वो पकड़े जाएंगे तो फिर उनको जुर्माना भी होगा और सज़ा भी होगी। डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा कि हम अपना टारगेट अचीव करते जा रहे हैं और बारहा हम ये सुन रहे हैं कि अब बड़ी तादाद में हम लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। इस साल के आखिर तक अब हमारा कितने लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट है और जो लोग वैक्सीन लगवाने से अभी भी कतरा रहे हैं अब उनके लिए क्या किया जाएगा, उनको कैसे आमादा किया जाएगा कि आप लोग वैक्सीनेट हों? देखिए जी हमारा टारगेट इंशाल्लाह ताला ये है कि जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, एलिजिबल पॉपुलेशन वो है जिनको वैक्सीन लगाने के लिए अभी तक हुकूमत ने जिनकी दुनिया में अप्रूवल मिल गया हुआ है। पहले ये 18 साल से बड़े उम्र के लोगों के लिए था, अब ये जो फाइजर और मॉडर्ना है ये 12 साल से बड़े उम्र के बच्चों के लिए भी अलाउ हो गई है। तो जो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन होगी जिनको वैक्सीन लग सकती है उसके तकरीबन 70-80% लोगों को वैक्सीन लगाना हमारा टारगेट है और दिसंबर 2021 तक हमारी कोशिश है कि हम 8 करोड़ लोगों को जो है वो हम ये वैक्सीन लगा दें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम मामला, सिंध में 5 लाख फाइजर वैक्सीन अगले 2 हफ्तों में एक्सपायर हो रही हैं। क्या इस पर आपकी सिंध हुकूमत से बात हुई है, उनसे रब्ता हुआ है कि आखिर ये मामला क्यों पेश आया? जी देखिए बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि वो वैक्सीन जो है वो टाइमली प्रोविंसेस को प्रोवाइड करे। फाइजर वैक्सीन वो है जिसको -70 के ऊपर रखना पड़ता है, अल्ट्रा कोल्ड चेन जिसको हम कहते हैं। जब एक दफ़ा ये अल्ट्रा कोल्ड चेन से निकाली जाती है तो उसको फिर 1 महीने तक आप आम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और वो ख़राब नहीं होती है। तो इनको वो प्रोवाइड की गई है। तो अब उसमें से 2 हफ्ते गुजर गए हैं और 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं। तो हमें ख़तरा है कि अगर सिंध हुकूमत ने इसको सीरियसली ना लिया और इस वैक्सीनेशन के अमल को अपने तेज़ ना किया तो ये ख़तरा हो सकता है कि ये वैक्सीन ज़ाया भी हो सकती है। मगर हमें उम्मीद है कि वो ज़रूर कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे और जहां उनको NCOC की या फेडरल गवर्नमेंट की इस सिलसिले में मदद चाहिए उसके लिए हम लोग हाजिर हैं। और मेरी दरख्वास्त बल्कि है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो जल्द से जल्द, क्योंकि अब जो फाइजर वैक्सीन है वो आम शहरियों के लिए भी खोल दी गई है, आम शहरी भी फाइजर लगवा सकते हैं, इसलिए उनके पास ज़्यादा चांसेस हैं लोगों को ये वैक्सीन पहुंचाने के। और चूँकि ये 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए भी फाइजर वैक्सीन अलाउड है तो वो बच्चे जिन्होंने ट्रेवल करना है या उनको भी लगाई जा सकती है। और 15 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए तो वैक्सीन वैसे ही ओपन कर दी गई है तो उनको भी वैक्सीन फाइजर लगती है। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इन एज ग्रुप पे जिन पे फाइजर अलाउड की गई है वो जल्द से जल्द इसको यूटिलाइज करे और इसको ज़ाया होने से बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, बड़ा अहम मामला ये और सिंध हुकूमत का इस हवाले से मौक़िफ़ लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी हम लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर 14-15 दिन रह गए हैं, सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं, तो इस हवाले से फैसला करना है कि अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो उसको मूव कर दिया जाए ताकि डोजेज जो हैं कम से कम दूसरे ज़ाया ना हो, में मूव कर दिया जाए। क्योंकि अभी जिस तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं जिनको लग सकती है। वो 5 लाख आप देख लें कि उसकी पड़ी है तादाद में है, अगर ख़राब हो जाए तो नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ये बहुत मुश्किल से हमें जो है ये डोजेस मिल रही हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।